हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोगों का जो लूसेंट का सीरीज चल रहा है उसमें आगे बढ़ते हैं। और अभी तक फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी का भी बहुत सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग का 8वां नंबर टॉपिक है जो साइंस का है, पोषक पदार्थ। तो इसको पढ़ेंगे। ठीक, पोषक पदार्थ को कि पोषक पदार्थ क्या होता है और कैसे ये ह्यूमन बॉडी में इसकी आवश्यकता होती है या फिर इसकी जरूरत होती है। वे सभी पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पोषक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य करते हैं। इसके अलावा इनके उपयोग क्या क्या हैं? तो उपयोगिता के आधार पर जो पोषक पदार्थ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से सबसे पहला है ऊर्जा उत्पादक। सबसे फर्स्ट जो है पोषक पदार्थ वो होता है ऊर्जा उत्पादक। वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और जैसे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट, वो सारे ऊर्जा उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये सारे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जैसे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट का। उपापचय नियंत्रक वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे कि विटामिन, लवण एवं जल। वे सभी पोषक पदार्थ जो विटामिन, लवण और जल का नियंत्रण करते हैं उनको उपापचयी नियंत्रक कहा जाता है। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ क्या है? तो वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे कि प्रोटीन। तो ये सारे हैं वृद्धि निर्माण पदार्थ हैं। आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? वे पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगा वो आनुवांशिक पदार्थ हो गया। फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक अम्ल हो जाता है। ये 4 प्रकार के हो गए ना, उपापचय नियंत्रक, वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ और एक था उत्सर्जक ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। तो 4 प्रकार के हो गए पदार्थ। पोषक पदार्थ, एक ऊर्जा उत्पादक जो ऊर्जा को उत्पादन करता है। दूसरा हो गया कि ऊर्जा का जब उत्पादन हो गया है तो अब ये उपापचय नियंत्रक हो गया कि जब ऊर्जा बन गया है विटामिन, लवण, जल, तो उसका किस प्रकार से शरीर को उसे पोषण मिलेगा, किस तरह से उसका क्रियान्वयन होगा या फिर उसको विखंडन होगा। फिर नेक्स्ट तीसरा है वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जो शरीर को वृद्धि करने में निर्माण, अब जैसे देखिए ऊर्जा सबसे पहले बना शरीर में, फिर उसका उपापचय हुआ था तो वो उसका पाचन हुआ। उसके बाद क्या हो गया, क्या उसका उपयोग होगा ना, और उपयोग किसमें होगा? तो वृद्धि और निर्माण पदार्थ में उपयोग होगा। तो वृद्धि निर्माण पदार्थ में उपयोग किसका होता है? तो प्रोटीन का होता है। इसके बाद जब वृद्धि निर्माण हो जाएगा तो आनुवांशिक पदार्थ आते हैं जो कि एक पीढ़ी से क्या करता है दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाता है, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता है, जैसे कि फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, दूसरा प्रोटीन की, तीसरा वसा की, चौथा विटामिन का, 5वां जल का, 6 न्यूक्लिक अम्ल और 7 खनिज लवण की आवश्यकता है विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए। ये 7 टोटल है तत्व जिनका मुख्यतः आवश्यकता है पदार्थों का। इनमें से जो पहला है कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से बना होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला ग्लूकोज वाला ही होता है, C6H12O6 C6H12O6 है। तो यहाँ पे 6, फिर रेशियो हाइड्रोजन का 12 हो जाएगा, इधर रेशियो कितना है ऑक्सीजन का 6, तो इसको कटा देंगे तो 1:2:1। तो यही बोल रहा है कि 1:2:1 के अनुपात में मिलकर के ये बने होते हैं। अर्थात कि अगर कार्बन का एक अणु लगा है इसमें, यदि कार्बन का एक अणु का उपयोग हुआ है तो वहीं हाइड्रोजन के 2 अणु का उपयोग हुआ है, फिर से ऑक्सीजन के एक अणु का उपयोग करके इसको बनाया गया है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है उसका
50 से 75% भाग या मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के माध्यम से की जाती है। अगर 1 ग्राम ग्लूकोज जो है उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, अर्थात उसको जलाया जाता है या फिर उसका मतलब कि उपापचय होता है, पाचन होती है 1 ग्राम ग्लूकोज की, तो उससे ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा कितनी होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1 ग्राम ग्लूकोज है हमारे शरीर में, तत्काल जैसे कि कोई एथलीट है या फिर कोई भी धावक है तो उसको तत्काल एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो ग्लूकोज लेता है। तो तुरंत ग्लूकोज लेने से क्या होगा? अगर 1 ग्राम ग्लूकोज ले रहा है तो उसको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा तुरंत ही मिल जाती है, इंस्टेंटली। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला है मोनोसैकेराइड। मोनो नाम से ही पता चल रहा है 1 होना चाहिए। डाइसैकेराइड से 2 और पॉलीसैकेराइड से 2 से भी अधिक या फिर बहुत सारे, 2 या 2 से अधिक बहुत सारे हो जाएंगे। तो मोनोसैकेराइड जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्राइओज, क्योंकि इसमें ना एक ही इसके होते हैं, मतलब कि ये सबसे बेसिक होता है, एक होता है। डाइसैकेराइड से 2 सैकेराइड्स, इसमें 1 सैकेराइड्स है। तो मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्राइओज। मोनो से मैनोज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज एक ही जैसा है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज याद रख लेना है। फिर है ट्राइओज, ठीक। डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या है? तो जो समान या भिन्न मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं के संयोजन से बनता है डाइसैकेराइड्स कहलाता है। तब मोनोसैकेराइड्स जो कि यूनिक इकाई है ये, अब इन्हीं के मिलने से क्या बन जाएगा? डाइसैकेराइड। इन्हीं के मिलने से ये हो जाएगा डाइसैकेराइड। तो देखिए यहाँ पे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये हैं डाइसैकेराइड। और ये कैसे बनते हैं? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है। इसको इस प्रकार से याद रखते हैं, ग फ स, और यहाँ पर हो जाएगा ग ग म, और यहाँ पर हो जाएगा ग ग ल। तो ये तीनों याद रख लेते हैं, ग फ स, ग ग म और ग ग ल, ठीक। तो इससे क्या होगा कि ग फ स से मतलब क्या है? ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा सुक्रोज में। ग फ स ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके बन रहा है सुक्रेज। ग ग म ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके बन जाएगा माल्टोज। और ग ग ल ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके ग्लैक्टोज मिलके बन जाएगा ये लैक्टोज, ठीक। तो यहाँ पे गफस में क्या था? ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज। गगला में ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके माल्टोज। और यहाँ पे है गगला, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को लॉ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लैक्टोज है, तो गगला ल हो जाएगा। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज, ठीक है। गफस गगमा गगला करके याद कर देना। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज इसके 3 डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं। पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड जो होता है वो मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण करता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है। तो जो पॉलीसैकेराइड होता है वह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व सेलुलोज में मिलता है। बाहरी कंकाल में मिलेगा पॉलीसैकेराइड, और सेलुलोज जो होते हैं ना पेड़ पौधे, उनके बाहरी आवरण में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन इत्यादि। स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन इत्यादि जो हैं वो पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इनमें से सबसे पहला है ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से। शरीर में भोजन का संचय की तरह कार्य करता है ये कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले तो यह गेहूं में मिलेगा, चावल में, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम इत्यादि में ये मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हो गए गेहूं, चावल, इसलिए डेली बेसिस पे रोटी, चावल, मक्का, बाजरा ये सब खाया जाता है। आलू भी डेली बेसिस पे। इसके अलावा शकरकंद, शलजम इत्यादि में ये मिलता है। सेकेंड है प्रोटीन।
कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब है 7 गो थे ना, तो इसमें से प्रोटीन है। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो जे बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है और 15% भाग जो होती है वो प्रोटीन होती है और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, क्योंकि अमीनो अम्लों से बनता है। अमीनो अम्लों में तो होता ही है ना नाइट्रोजन। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन की उत्तरदायी होती है अर्थात आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा का निकालना हो या फिर शरीर का मरम्मत करना, कहीं टूट फूट कट पट गया तो उसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से जो 10 प्रकार का होता है उसका संश्लेषण स्वयं शरीर अपना कर लेता है, अपनी आवश्यकता खुद पूरा कर लेता है 10 प्रकार का प्रोटीन बना करके। परंतु जो शेष 10 बच गया ना, उसको भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब भोजन में से 10 को और लेता है शरीर। इसके अलावा सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसलिए अपने खाने में डाइट में सोयाबीन और मूंगफली दोनों को ऐड ऑन करना चाहिए, ना कि प्रोटीन शेक लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक महिला जो है वो अगर कार्यशील है, देखिए इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन कितने प्रकार के हैं? तो सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और जटिल प्रोटीन। ठीक, तो सबसे पहले इसमें से सरल प्रोटीन को हम लोग पढ़ेंगे। तो सरल प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। सरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो केवल अमीनो अम्ल से बनते हैं, उनको सरल प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन इत्यादि। एग्जाम्पल के तौर पे है एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन। एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन इसके उदाहरण हैं सरल प्रोटीन के। सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल है एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन इत्यादि। वहीं संयुग्मी जो प्रोटीन है उसमें क्या होती है कि इनके अणु के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, उनको संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इत्यादि। क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और ये सारे मिलकर संयुग्मी प्रोटीन होते हैं। उदाहरण के तौर पे क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन हो गया संयुग्मी का, ये दो क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन ये हो गया संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण। और एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन हो गया सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है? वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। तो ये वैसे प्रोटीन हैं जो नेचुरल प्रोटीन मिल रहे हैं, जैसे एल्बुलिन्स, ग्लोबुलिन्स, इन सब के जलीय अपघटन से उनका अपघटन किया कराया जाता है, विखंडन कराई जाती है जल में, तो उससे जो उत्पन्न प्रोटीन होगा उसको व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड, जो कि हम लोग का भोजन पाचन के बाद भी ये सारी बनती हैं। तो ये हैं प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड इसके एग्जाम्पल हैं। प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? इनमें से सबसे पहला कार्य जो है वो है कि यह कोशिकाओं, जीवद्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। तो जो प्रोटीन है वो कोशिका का निर्माण करना हो या फिर जीवद्रव्य का या फिर ऊतक का, इन सब के निर्माण में भाग लेता है प्रोटीन। इसके अलावा ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, शरीर के वृद्धि के लिए भी आवश्यक है प्रोटीन का निर्माण, और इसके कमी से शारीरिक विकास जो होता है वो रुक जाता है। प्रोटीन के कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोकर एवं मरासमस नामक रोग होता है। अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे क्वार्सियोकर और मरासमस नामक रोग हो जाता है।
प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसका आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ये ऊर्जा देती है। प्रोटीन जो है इसकी आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ये ऊर्जा देती है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रण के रूप में भी कार्य करता है तथा जितने भी आनुवांशिक लक्षण है उसके विकास का भी नियंत्रण करता है प्रोटीन। तो आनुवांशिक लक्षणों के विकास में नियंत्रण करता है, संवहन में भी सहायक होता है, अर्थात कि शरीर के पदार्थों को इधर से उधर ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें भी हेल्प करता है प्रोटीन। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट था जो क्वाशियोकर और मरासमस जो रोग हैं जो कि बच्चों में होते हैं, और यह रोग तब होता है ना जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो जब क्वाशियोकर रोग होती है बच्चों में, तो इस रोग में क्या होता है कि बच्चों का हाथ पांव जो है वो दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है, अर्थात कि वो कुपोषित लगते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और प्रोटीन की कमी से ही वो कुपोषित होते हैं, जिनमें हाथ पैर पतला और पेट बाहर ज़्यादा हो जाती है बड़ी, और इस रोग को बोला जाता है क्वाशियोकर। इसके अलावा जो मरासमस रोग है, इस रोग में बच्चों की जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, बॉडी जो होती है वो सुडौल नहीं रहती है बल्कि ढीला ढाला फैटी लगती है। तो वो भी प्रोटीन की कमी की वजह से ही होता है और मांसपेशी इससे क्या होती है, ढीली हो जाती है। नेक्स्ट है, इसका नोट करने वाला पॉइंट ये है कि दवा के रूप में जो प्रयुक्त होता है कैप्सूल आवरण, स्टार्च या जिलेटिन जो होती है वो भी प्रोटीन का ही होता है। तो मेडिसिन के रूप में स्टार्च लोग लेते हैं ताकि हमारी एनर्जी बने, तो उस कैप्सूल में स्टार्च या जिलेटिन जो कैप्सूल होती है उसमें भी प्रोटीन का ही उपयोग किया गया होता है। वसा क्या है, फैट्स क्या होता है? तो यह वसा जो है वो ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। जो वसा होता है उसमें ग्लिसरॉल होता है और वसीय अम्ल होता है, दिनों को मिला करके वसा बनती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी विभिन्न मात्रा में उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, उसी प्रकार से वसा में भी ये तीनों की मात्राएं होती हैं। वसा जो होता है सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वसा जो है वो सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि वे इस ताप द्रव अवस्था में हो तो उन्हें ऑयल या फिर तेल कहते हैं। तो ऑयल कहलाता है अगर 20 डिग्री टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर जो होती है उसमें जो तेल के रूप में पाई जाती है, वो भी तो एक तरह से फैट होता है, वसा होता है, इसीलिए बोला जाता है ना ज़्यादा तेल नहीं खाइए क्योंकि शरीर में फैट की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। तो वो अगर 20 डिग्री पे है तो तेल है, परंतु ऐसे जो वसा होती है वह ठोस अवस्था में होती है। वसा अम्ल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, अर्थात पहला संतृप्त वसा और दूसरा असंतृप्त वसा। तो सेकेंड है असंतृप्त और फर्स्ट है संतृप्त वसा। असंतृप्त जो वसा होती है अम्ल, वह मछली के तेल एवं वनस्पतियों के तेलों में मिलता है। जो असंतृप्त वसा का तेल है वो मछलियों से मिलता है या फिर वनस्पति तेलों से मिलता है असंतृप्त। इसके अलावा केवल नारियल का तेल, जो नारियल का तेल है, और ताड़ का तेल, पाम ऑयल, संतृप्त तेल के उदाहरण है। तो वनस्पति में बहुत सारे हैं ना वनस्पतियों के तेल, लेकिन उनमें से जो नारियल का तेल होता है या फिर ताड़ का जो तेल होता है वो दोनों संतृप्त तेल के उदाहरण होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, नारियल तेल और ताड़ का तेल। इसके अलावा 1 ग्राम जब वसा को दहन किया जाता है, उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, तो उससे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा का विमोचन होती है। तो जब वसा 1 ग्राम वसा का विमोचन होता है तो उससे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलता है। जबकि वहीं जब कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट का विमोचन हो रहा था ऑक्सीकरण, तो उससे कितना ऊर्जा निकल रही थी? उससे निकल रही थी 4.2 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से, और वसा से कितने निकल रही है? तो 9.3, अर्थात कि जो वसा है उससे ज्यादा ऊर्जा निकल रही है। तो वसा क्या होती है ना, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा दे रही है। कभी कोई पूछता है अरेंज करने के लिए कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सब दे देगा, तो बोलेगा कि किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है? तो वसा से। सामान्यतः जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसको 20 से 30% ऊर्जा जो होती है वो वसा से मिलती है। इसके अलावा शरीर में इनका संश्लेषण जो होती है वसा का, वो कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
प्रोटीन का भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था और वसा का भी संश्लेषण कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, तो वसा क्या कार्य करता है, तो यह शरीर को ऊर्जा देता है। ऊर्जा तो देगा ही, क्योंकि 9.3 किलो कैलोरी तो ये दे रहा है। यह त्वचा के नीचे जमा हो जाता है और शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है। और यही वसा जो होती है जमा हो के, यहाँ पे बोल रहा है ना जमा हो जाता है, जमा हो कर ये शरीर को फैटी बना देता है, शरीर में मोटापन लाता है। जो शरीर का टेम्परेचर है उसको बाहर भी नहीं निकलने देता है। इसके अलावा यह खाद्य पदार्थ में जो होती है उसको स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाता है। जैसे कोई खाना होती है उसमें बहुत ज्यादा तेल डालते हैं, ऑयली होती है तो बहुत टेस्टी लगती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से भी बचाता है, क्योंकि यह मांस या फैट का निर्माण करता है, इसलिए चोट से बचाएगा। वसा की कमी से जो त्वचा होती है वो रुखी हो जाती है और वजन में भी कमी आती है। जो शरीर का विकास होता है वो भी रुक जाता है। इसलिए एक बैलेंस वे में वसा भी शरीर को चाहिए। वसा की अधिकता से शरीर जो होती है स्थूल हो जाती है, भारी हो जाती है, मोटापन हो जाती है। इसके अलावा हृदय की बीमारी होती है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। हेल्दी लोग में ब्लड प्रेशर हाई रहता है। विटामिन है, तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था, इसका किया था फंक ने। कब किए थे, तो 1911 ईस्वी में। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किए थे। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है। विटामिन से कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जो विटामिन घुल जाए, इससे क्वेश्चन बनता है। जो विटामिन जल में घुल जाए और जो विटामिन वसा में घुल जाए। तो बी और सी जो होता है, बी एंड सी जो है वो जल में घुलता है। और ए डी ई के एक साथ याद रख लेंगे। ए डी ई के जो विटामिन है वो वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होता है। तो ए डी ई के वसा और कार्बनिक घोलक में, वहीं बी और सी जो होती है वो विटामिन जल में घुल जाते हैं। विटामिन ए जो होता है वो नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। तो विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता ही है, इसलिए वो नेत्र को पोषण देता है। इसके अलावा त्वचा को भी देता है, हड्डी और हमारे शरीर का इम्यूनिटी जो सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर प्रणाली जो है उसको भी ये मजबूती देने का कार्य करता है। इसके अलावा विटामिन B12 में जो होता है वो कोबाल्ट पाया जाता है। इसका नाम ही है B12 का ना, साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन से क्या पता लग रहा है, इसमें कोबाल्ट है, कोबाल अर्थात कोबाल्ट है। ठीक, नेक्स्ट है विटामिनों का संश्लेषण जो होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। विटामिन का जो संश्लेषण है वो अर्थात विटामिन का निर्माण जो है हमारे शरीर की कोशिका नहीं करती हैं। इसकी जो पूर्ति होती है वो विटामिन युक्त भोजन के माध्यम से ही हो सकता है। इसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता। जिस प्रकार से जो प्रोटीन था उसमें से 20 चाहिए था, 20 अमीनो अम्ल, तो 10 का निर्माण कर रहा था, 10 बाहर से ले रहा था। परंतु यहाँ पे क्या है, विटामिन जो है उसका निर्माण शरीर नहीं कर रहा है। वहीं जो विटामिन डी और के है उसका संश्लेषण हमारा शरीर में होता है। अर्थात जितने भी विटामिन होते हैं उसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, परंतु ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे हर जगह एक्सेप्शन होती है, यहाँ भी एक्सेप्शन है। विटामिन डी जो हमें धूप से मिलती है, क्योंकि धूप से हमारी त्वचा ऑब्जर्व करेगी, तो वो विटामिन डी को यहाँ पे संश्लेषण शरीर ही करता है, उसको ऑब्जर्व किसी और माध्यम से नहीं किया जाता है। इसके अलावा विटामिन जो के है ना, इसका भी संश्लेषण हमारा शरीर करता है। तो डी और के दोनों का ही करता है, बाकियों का संश्लेषण नहीं करता है। विटामिन जो डी है उसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के जो कोलेस्ट्रॉल या इर्गेस्ट्रॉल भाग है ना स्किन का, उसके द्वारा होता है। तो त्वचा जो होती है वो विटामिन डी ऑब्जर्व करती है सन से, मतलब पराबैंगनी किरणों द्वारा,
और उसके बाद जो त्वचा होती है उसको मॉडिफाई करके विटामिन डी बना देती है। तो त्वचा का कौन सा अंग मॉडिफाई करता है, तो वो है कोलेस्ट्रॉल या फिर इर्गेस्टेरॉल। तो कोलेस्ट्रॉल और इर्गेस्टेरॉल इसको याद कर लेना है। विटामिन के जो है वो जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। तो जो विटामिन के है ना उसका संश्लेषण कहाँ होता है, कोलन में होता है। आंत में जो होती है ना वहाँ पे कोलन होती है भाग, तो वहाँ पे जीवाणु बैक्टीरिया विटामिन के का संश्लेषण करते हैं हमारे शरीर में। ठीक, अब इसके बाद तो ये सारा थ्योरी खत्म हो गया। अब यहाँ पे है विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उसके स्रोत, और उसके नीचे है सब खनिज वनिज है और पोषण है 9 ना। विटामिन की कमी से होने वाला रोग और उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग विटामिन उनके रासायनिक नाम को याद करेंगे। ठीक, तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। B1 का थायमिन, B1 का थायमिन। B2 का राइबोफ्लोविन। यहाँ पर 2 है ना, तो 2 से होते हैं ना बाई, बाई से ऐसे याद कर लेना है कि 2 बाई होती है तो राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 जो है उसका नाम है निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन। विटामिन B3 का नाम है, रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन। विटामिन B5 से होता है ना 5 से पेंटा, तो 5 पेंटा पेंटोथेनिक अम्ल, 5 पेंटा पेंटोथेनिक अम्ल। 6 हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, 6 हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। 7 हो जाएगा बायोटिन, 7 हो जाएगा 7 बायोटिन, 7 बायोटिन। ठीक, B11 हो जाएगा फॉलिक अम्ल। 12 हो जाएगा साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट भी होता है। विटामिन सी जो होती है उसके रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड। और वैसे विटामिन सी क्या होती है, अम्ल जैसा होती है, खट्टा होती है, तो इसलिए इसमें एसिड है, स्कारबिक एसिड है विटामिन सी। जो विटामिन डी है वो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है क्योंकि विटामिन डी के साथ कैल्शियम दोनों की कमी होती है साथ में ही, और इसे क्या होती है, हड्डी को मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी चाहिए, इसलिए कैल्शियम से रिलेट करके विटामिन डी को याद कर लेना है कि इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और डी कैल्सीफेरॉल हो गया, तो इसके साथ ही ये पैरेलल आ रहा है ना, डी ई, तो कैल्सीफेरॉल तब टोकोफेरॉल। उसके बाद विटामिन के जो है, इन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो इनमें से है पहला विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन होता है, रेटिनॉल है, तो इससे आंख संबंधित कोई बीमारी होगा तो आंख संबंधी कौन सा बीमारी होती है, रतौंधी होती है। संक्रमण का खतरा बढ़ता है विटामिन ए की कमी से। इसके अलावा जीरफ्थैलेमिया भी हो जाता है। तो रतौंधी, संक्रमण का खतरा और जीरफ्थैलेमिया जो बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी-बेरी, B1 की कमी से बेरी-बेरी हो जाता है। वहीं B2 की कमी से क्या होगा, राइबोफ्लेविन से, तो त्वचा फटेगा, आंखों का लाल होना और जिह्वा का फटना। तो आंखों का लाल होना और तो जिह्वा का फटना और त्वचा का फटना, ये सारे के सारे होते हैं विटामिन B2 की कमी की वजह से। वहीं विटामिन B3 या फिर नियासिन जो होती है उसके बीमारी से उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से पेलाग्रा, त्वचा दाद या फिर 4D सिंड्रोम होता है। तो विटामिन B3, नियासिन या निकोटिनेमाइड की कमी से होता है पेलाग्रा, त्वचा दाद या फिर 4D सिंड्रोम रोग होता है। वहीं विटामिन जो B5 है, पेंटोथेनिक अम्ल है, उससे विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग जो है वो है बाल सफेद हो जाता है, बुद्धि मंद हो जाती है। तो B5 की कमी से बाल सफेद और मंद बुद्धि होता है दोनों। B6 जो पायरिडॉक्सिन है, तो B6 पायरिडॉक्सिन से क्या होती है, कौन सा रोग होती है, तो इससे एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है। बायोटिन से कौन सा रोग होता है, तो बायोटिन से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना इत्यादि रोग होता है। लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना।
फॉलिक अम्ल, जो B11 का नाम है, रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो इसकी कमी से होता है एनीमिया, पेचिस रोग। एनीमिया और पेचिस रोग जो होती है वो विटामिन B11 की कमी से होती है। B12 की कमी से भी एनीमिया होती है और पांडु रोग होती है, तो दोनों साथ ही में है, 11 और 12, तो इन दोनों की कमी से एनीमिया होती है। और ये B6 से भी होता है। देखिए, इसको तीनों को याद रखना है, B6, B11 और B12, इन तीनों की कमी से क्या होती है? एनीमिया रोग होती है। इन तीनों की कमी से एनीमिया रोग होती है। वहीं जो एस्कॉर्बिक एसिड है, तो जो कि एसिड है विटामिन C का रासायनिक नाम है, तो इसकी कमी से एस्कॉर्बिक होता है, मसूड़े का फूलना हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, जो विटामिन C है उसकी कमी हो जाती है। इसके अलावा जो कैल्सीफेरॉल है, अर्थात कि विटामिन D और कैल्शियम की कमी, तो इससे क्या होती है? बच्चों में रिकेट्स रोग होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो बच्चों में क्या होती है कि विटामिन D की कमी से रिकेट्स होती है, और जो वयस्क हो जाते हैं उनमें जो रोग होती है वो होती है ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है वयस्क लोगों में विटामिन D की कमी से, और बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाती है। टोकोफेरॉल विटामिन E, जो कि सबको पता है, इससे जनन क्षमता का कम हो जाता है। टोकोफेरॉल विटामिन E की कमी से जनन क्षमता को इफेक्ट करता है। वहीं विटामिन K जो है फिलोक्विनिन, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, और यही विटामिन K और D है जिसका संश्लेषण हमारा बॉडी खुद करता है। बाकी यहाँ पे जितने विटामिन दिए हुए हैं ये सब हमको बाहर किसी ना माध्यम से लेना पड़ता है। और विटामिन D का संश्लेषण और K का शरीर हमारा तो करता ही है, इसके अलावा कुछ खाने के चीजों से भी ये दोनों मिलते हैं। जैसे कि विटामिन D जो मिलता है वो मछलीकृत तेल से मिलता है, दूध से और अंडा से मिलता है। वहीं जो विटामिन K है वो टमाटर, हरी सब्जियों इत्यादि से मिलता है। आंत जो होती है, अब ये खत्म हो गया। आंत जो होती है उसमें जीवाणु जो होता है विटामिन B12 के मुख्य स्रोत होते हैं। तो आंत में जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो B12 के मुख्य स्रोत होते हैं। और यही आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन K का निर्माण भी करते हैं, जो कि कोलन होते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे। अब है 5वां खनिज लवण या मिनरल्स। तो मिनरल्स होती है क्या? तो मनुष्य जब खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो मिनरल्स होता है, अगर भोजन के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करें। उपापचयी क्रिया से क्या समझ रहे हैं हम? उपापचयी क्रिया वो होती है ना, जब ऑक्सीजन जाता है हमारा भोजन में ऑक्सीकृत करता है, फिर वापस लेके कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, अर्थात भोजन पचने की पूरा प्रक्रिया को उपापचयी प्रक्रिया कहा जाता है या मेटाबॉलिज्म। जो गर्भवती स्त्री होती है, यहाँ पे है एक सेकेंड, गर्भवती जो स्त्री होती है उनमें प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। या फिर जो महिला होती है, जब यंग हो जाती है महिलाएं, 9th और 10th क्लास में जाती हैं, तो गवर्नमेंट भी उनको आयरन की टैबलेट्स प्रोवाइड कराता है स्कूल बेसिस पे। तो वो इसलिए क्योंकि महिला में जब बड़ी हो जाती है या फिर जब गर्भवती होती हैं, तो जब वयस्क हो जाती हैं तो उनमें क्या होती है, कैल्शियम और आयरन दोनों की कमी बहुत ज़्यादा अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। इसलिए उनको कैल्शियम और आयरन की टैबलेट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। हमारे शरीर में जो लगभग 15 से अधिक खनिज लवण होते हैं, हमारे शरीर में कितने खनिज लवण है? तो 15 या 15 से ज़्यादा होते हैं। तो ये जो 15 या 15 से ज़्यादा खनिज लवण है वो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, और यह शरीर के कुल वजन, जितना वजन है उसका 4 से 5% कवर अप करते हैं। तो हमारे शरीर का 4 से 5% जो होते हैं वो खनिज लवण होते हैं, और इनकी संख्या 15 या 15 से ज़्यादा होती है। यहाँ पे खनिजों के दिए गए हैं नाम, और ये कितनी मात्रा दैनिक रूप से लेना चाहिए, और इसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं या फिर उनके क्या क्या प्रकार हैं। ठीक, वो क्या कार्य क्या करते हैं, खनिजों के क्या उपयोग हैं, वो दिया हुआ है। यहाँ पे जूम आउट करके हम लोग इसको पढ़ेंगे तब, क्योंकि छोटा सा फोन में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखते हैं सोडियम। सोडियम के क्या प्रकार हैं? तो सोडियम का क्या है? तो यह सामान्यतः जो होती है वो कोशिका होती है बाह्य द्रव में धनायन के रूप में कार्य करती है। जो सोडियम जो है वो बाह्य द्रव में, कोशिका के बाहरी जो द्रव होते हैं उसमें धनायन के रूप में कार्य करती है।
इसके अलावा निम्न कार्यों से संबंध है, जैसे कि सोडियम पेशियों का संकुचन करती है, तंत्रिका जो तंतु होते हैं उसमें तंत्रिका आवेग का संचरण शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य के संतुलन बनाए रखती है। अर्थात जो सोडियम होती है वो एक तरह से धनायन का कार्य करती है। ठीक, तो इसमें एक बस पॉइंट है, धनायन का कार्य करती है। वैसे भी सोडियम हमेशा धनायन, क्योंकि इसके 11 होते हैं ना इसमें, तो बाहर 11 इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये को दे देता है तो हमेशा धनायन ही बन जाता है, इसलिए सोडियम क्या होते हैं शरीर में धनायन की तरह कार्य करती है। वहीं जो पोटेशियम है वो जो होती है कि कोशिकाओं में सामान्यतः कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में यह पाया जाता है। इसके पोटेशियम भी 12 होते हैं, तो ये भी 2 को अपना इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव धनायन हो जाती है, तो ये भी एक तरह से धनायन के रूप में ही पाया जाता है। परंतु यह क्या करती है कि यह निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे कि कोशिकाओं में होने वाले पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण और विद्युत अपघट्य संतुलन। तो ये भी सेम सोडियम के जैसा ही कार्य करिए। देखिए यहाँ भी क्या है कि तंत्रिका आवेग, ठीक, तंत्रिका आवेग का आवेग को मतलब संचरण करने के लिए कार्य कर रही है। इसके अलावा जो विद्युत अपघटन संतुलन है वो बनाती है, और पोटेशियम भी सेम करती है, तंत्रिका आवेग का संचरण करती है और विद्युत अपघट्य का संतुलन बनाए रखती है। अर्थात सोडियम और पोटेशियम का लगभग कार्य जो है वो सेम है। अब आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम सबको पता है हड्डी के लिए होती है, मजबूती के लिए होती है। तो यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। तो चूंकि कैल्शियम एक विटामिन है तो विटामिन तो देगा ही, इसके अलावा यह क्या करती है कि दांत को और हड्डी को मजबूती देती है और रुधिर के स्पंदन में भूमिका है, क्योंकि हड्डी वाला तो सबको पता है। अब एक्स्ट्रा चीज में क्या याद करना है कि ब्लड के स्पंदन में क्लोटिंग में सहायता ये करती है। जैसे विटामिन के कर रही थी ना उसको जमाने में हेल्प, उसी तरह से कैल्शियम भी करता है और पेशीय संकुचन में ये भी भाग लेता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या करता है कि फास्फोरस भी कैल्शियम से संबंध हो करके दांत और हड्डी को दृढ़ता प्रदान करता है। अर्थात कि जैसे सोडियम पोटेशियम एक दूसरे के पूरक थे ना, उसी तरह से कैल्शियम और फास्फोरस भी एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात जो कैल्शियम है कार्य करता है उसको हेल्प करता है फास्फोरस, ठीक। और यह शरीर के जितने भी तरल पदार्थ है उनके संरचनात्मक संतुलन को भी बनाए रखने में सहायता करता है। तो ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस समझ गए। सोडियम पोटेशियम लगभग सेम है और कैल्शियम फास्फोरस लगभग एक दूसरे का पूरक है, हेल्प करता है। अब उसके नीचे 3-4 है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है मिनरल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लोहा है, ठीक। ऊपर के हम लोग 4 पढ़ लिए थे। 4 में कौन सा पढ़े थे? सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम और उसके साथ फास्फोरस। अब आता है लोहा। तो लोहा क्या करती है शरीर में? आयरन क्या करती है? तो जो लोहा है आयरन है वह लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक होती है। तो जो हमारे आरबीसी हैं उसमें हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होती है और यह उत्तक में क्या करती है? ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। तो हीमोग्लोबिन उसमें तो आयरन चाहिए ही चाहिए, सबको पता है, आयरन मैग्नीशियम। तो यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन उपयोगी होती है। इसके अलावा यह उत्तक में ऑक्सीकरण का भी कार्य करती है। वहीं आयोडीन क्या करता है? तो आयोडीन सर्वविदित है, सबको पता है कि आयोडीन का क्या कार्य है। तो यह थायराइड जो ग्रंथि होती है और इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। थायराइड ग्रंथि द्वारा जो भी स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन होती है उसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि आयोडीन की अधिकता या फिर आयोडीन की कमी से क्या होती है? घेघा या ग्वाइटर रोग हो जाते हैं। और गलकंड, वहीं बोल रहा है गलकंड या घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या कार्य करता है? तो मैग्नीशियम पेशी तंत्र या तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु या फिर कैंसर के बचाव के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम जो है वो कैंसर के बचाव में उपयोगी होती है। कैंसर के बचाव में उपयोगी होती है मैग्नीशियम। इंसुलिन जो होती है, जैसे डायबिटीज होती है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? जिंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। और इंसुलिन या डायबिटीज जो कि मधुमेह सबको हो जाते हैं ओल्ड एज में, या फिर जॉब पेशा वाले लोग को तो बैठे बैठे अक्सर हो जाती है। तो जिंक के वजह से इंसुलिन का जो कार्यकी है उसके लिए जरूरी है। अगर इसकी कमी होगा तो इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी। इसके अलावा कॉपर है और कोबाल्ट है, 2 बचे हैं। तो जो कोबाल्ट है वो क्या करता है? आरबीसी और विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आरबीसी और B12 के संश्लेषण के लिए कोबाल्ट चाहिए, ठीक। साइनोकोबालामिन, इससे भी इसमें कोबाल्ट होता है।
तो कोबाल्ट तो इसमें चाहिए और आरबीसी के निर्माण में भी कोबाल्ट चाहिए। कॉपर बचा एक, तो कॉपर क्या करेगा, तो कॉपर क्या करेगा कि हीमोग्लोबिन और अस्थि के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में कार्य करता है। देखिए सोडियम पोटेशियम धन आयन था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का संवहन कौन करेगा शरीर में, तो वो कॉपर का कार्य है। और अस्थि हड्डी के निर्माण और हीमोग्लोबिन में तो करता ही है, लेकिन मेन इसका है इलेक्ट्रॉन संवहन के रूप में। इसी के साथ ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग को कितना उपयोग है डेली और कहाँ से मिलता है, दैनिक मात्रा में इसकी कितने डोजेज चाहिए, तो सोडियम जो है वो डेली 2 से 5 ग्राम चाहिए, पोटेशियम 1 ग्राम चाहिए, कैल्शियम 1.2 ग्राम चाहिए, जो कि मिल जाएगा कहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम 1.2 ग्राम चाहिए, जो कि हरा चना मतलब हरा सब्जी, चना, दूध, पनीर, अंडा, अन्न, रागी, सबसे मछली उछली से मिल जाता है कैल्शियम 1.2 ग्राम। फास्फोरस 1.2 ग्राम और जो लौह है वो 25 मिलीग्राम है, ग्राम में नहीं है, मिलीग्राम में लोहा की आवश्यकता है बालक के लिए। और बालिका के लिए थोड़ा अधिक चाहिए होता है आयरन, तो उसको 35 ग्राम चाहिए होता है, मिलीग्राम चाहिए होता है, 35 मिलीग्राम। वहीं आयोडीन 20 मिलीग्राम और मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट ये सब बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है। ये नॉर्मल सब्जी मछली सबसे अपना जो भी खा रहे हैं डेली का उससे हो जाता है, इसका मेंटेन हो जाता है। जिसका मेंटेन नहीं हो पाता है वो जैसे कि लोहा हो गया। और फिर इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। नेक्स्ट नवा पोस्टर जो है तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।